लेट्स गो इनटू ओम्स लॉ, और ये कहानी आपके पास और क्लियर हो जाएगी कि हमने जो अभी छोटी सी डिस्कशन कर। नाउ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ओम्स लॉ. But why such an insignificant amount of current could kill a person? I'm not sure about that, but it मतलब basically it's not insignificant. Abdullah, this is not insignificant. 20 milliampere बहुत होते हैं. It's not really insignificant. Basically असल में क्या है? I think it's 20 milliampere या 200 milliampere, somewhere between that. कुछ उन दोनों में से कुछ, लेकिन milliamperes नहीं है. तो the thing is कि ना it starts to mess with your neurons. ठीक है, आपके न्यूरॉन्स के साथ मैसअप करना शुरू कर देता है. ठीक है, एंड एवरीथिंग इन योर बॉडी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दीज न्यूरॉन्स. ठीक है, आपके हार्ट का पल्स होना, आपके लिवर का चलना, आपके स्टमक का चलना, आपकी पैंक्रियास का चलना, आपके हाथ पांव का चलना, आपके सारे ऑर्गन्स का चलना, हर चीज कंट्रोल्ड मैनर में हो रही है. इसके अलावा जो मतलब पूरी कम्युनिकेशन आपकी बॉडी में जो हो रही है वो पूरी की पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ही हो रही है. So if you introduce another electrical signal that can interfere with your existing electrical signals, so you can definitely die. ठीक है, क्यों? Because it completely messes up with your nervous system ना. मतलब फिर आप नर्वस सिस्टम आपका काम करना बंद कर गया है, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? आपकी जो चीजें, आपकी जो बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं वही चलना बंद हो जाएंगी. कि आपको सांस आना बंद हो जाएगी, आपका ब्रेन सिग्नल नहीं भेज पाएगा कि ये भाई ये सांस लो. आपकी सांस बंद हुई, आपका हार्ट फेल हुआ, पूरे काम से गया. दैट्स बेसिकली द साइंस बिहाइंड इट. ठीक है, अच्छा. बाकी करंट कैन ऑल्सो हार्म यू इन डिफरेंट वेज. जैसे हमने ये देखा है कि ओवन टोस्टर में करंट लगाओ तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है, तो करंट आपको गर्म भी कर सकता है, आपके बॉडी टिश्यूज डैमेज कर सकता है. बहुत सारे लोगों को बर्न हो जाता है करंट लगने की वजह से, वो जल जाते हैं. तो ये भी होता है, ये एक दूसरा तरीका है, करंट आपको मार सकता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन विद इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज फन. ठीक है, अच्छा. ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ ये है कि दी पोटेंशियल डिफरेंस, बट जो डिफाइब्रिलेटर होता है उसमें तो मोर देन 4 एम्प्स करंट पास होता, तो काउंटर कार्डियक अरेस्ट उसमें इंसान कैसे नहीं मरता? दैट्स बिकॉज इट्स शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब मैं तुम्हें अगर 200 एम्पेयर का करंट लगाऊं 0.1 सेकेंड्स के लिए, तुम नहीं मरने वाले, तुम्हें कुछ नहीं होगा. ठीक है, देखो डैमेज इज ब्रॉट. चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता, चलो अच्छी बात छेड़ी है मैंने. इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझाता रहूंगा कि किस किस तरह से एक बंदा बेसिकली, ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली. तो अब ये जो टाइम की जो कहानी है, टाइम क्या पार्ट प्ले कर रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम एनर्जी पावर वगैरह में जाएंगे. तो वो सब चीजें डिस्कस, इट्स गोइंग टू बी अ फन डिस्कशन. ठीक है, ओम्स लॉ में और सीमेंट करते हैं इस डिस्कशन को. ये सब अपने क्वेश्चन जो है वो याद रखें, बारी बारी मैं जैसे कॉन्सेप्ट करवाता रहूंगा तो मैं सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगा. मजे की डिस्कशन हो रही है. अच्छा, सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अब्दुल्ला उसका आंसर लेकिन ये है कि वो होता बहुत छोटे से टाइम के लिए. ठीक है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू किल यू. ठीक है, अगर कोई मतलब यू वुड हैव नेवर एवर सीन कि किसी ने वो लगा के रख दिया वो गया बंदा का आपसे, राइट? वो छोटा सा शॉर्ट इलेक्ट्रिक पल्स होता है ताकि हार्ट को जो सिग्नल नहीं जा रहा है एकदम से हार्ट चालू हो जाए, वो इसलिए होता है. ठीक है नहीं, लेकिन यू कैन ट्राई दैट किसी हॉस्पिटल में घुस के किसी काफी देर के लिए, फिर जो है वो जेल में जिंदगी बाकी जो है वो करनी पड़ेगी. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the current given the temperature remains constant. अच्छा, क्या लिखा है? आई रिमेम्बर मिस्टर बीन का सीन, उसने डे को मैक्स करंट पे करके बंदे को लगा दिया था. वो तो दैट इज नॉट कॉमेडिक पीसेस पर्पसेस ब्रो. और वो आई डोंट थिंक वो वाली एपिसोड डिफिब्रिलेटर थी. इट वाज एक्चुअली उसने अपने कार की बैटरी में से उस बंदे को शॉक मारा था. खैर दैट वाज आल्सो रॉन्ग. या तो वो कार की बैटरी था, दैट ही या ही यूज्ड द स्ट्रीट पोल. इट वाज समथिंग ऑफ द टू थिंग्स. ठीक है, वो भी मैं सब बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा. लेट्स वी विल बी डिस्कसिंग दैट. अच्छा, पहले तो ये डिस्कस करते हैं. तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट गिवन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है जी.
यस यस मिसबा, यू आर करेक्ट। ये ओम्स लॉ की असल लफ्ज है, ठीक है। जो ओम्स ने अपना जो ये लॉ लिखा था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट गिवन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो डेफिनेटली डेफिनेटली योर रेजिस्टेंस इज आल्सो रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। सो मेजबा यू आर नॉट रॉन्ग। ये असल में जो ओम्स ने जो अपना डेफिनेशन जो चीज लिखवाई थी उसने इन लफ्जों में लिखवाई थी। टेम्परेचर का मतलब जो था उसका मतलब था कि रेजिस्टेंस इज मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ इज that the potential difference across a component is directly proportional to the current given the temperature remains constant. Temperature remains constant, so that means the resistance remains constant, ठीक है जी। तो ओम्स लॉ ने क्या दिया था आपको? ओम्स लॉ ने आपको बेसिकली ओम भैया ने हमें जो है ये फॉर्मूला दिया था, V is directly proportional to I. When I remove this constant of proportionality, तो मेरे पास आता है V equals to IR. V equals to IR. This is the statement फॉर ओम्स लॉ, ठीक है। इसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी टेम्परेचर नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस ही है। और जो उसने अपनी लफ्ज बताए थे, उसने कहा था टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो उसका बेसिक इंप्लीकेशन ही यही है कि रेजिस्टेंस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, नाउ सम अदर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि दिस अगेन इज रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी हो तो वो कैसे निकालोगे? V अपॉन I से निकालोगे, ठीक है जी। रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल विल बी V अपॉन I. दिस थिंग इज अ रेशियो, ठीक है जी। और ये मैं मानता हूं कि जहां तक मैंने अपने पास्ट पेपर्स देखे और सब चीजें देखी हैं, तो ये एक चीज है जो एग्जामिनर पूछता है, उसको ये पूछना अच्छा लगता है कि वो ये आपको समझ में आता हो कि ओम्स लॉ में जो रेशियो है वो रेशियो आपका समझ में आता है, आप उसमें भी ग्रेडियंट ले रहे हो, ठीक है जी। तो जो भी डेफिनेशंस आपके पास है ना रेशियो वाली, ट्राई टू ऑलवेज टेक द रेशियो इन दैट, ठीक है जी। हमेशा रेशियो उसमें पॉसिबल हो, रेशियो इज वेरी सिंपल, ठीक है जी। लेकिन सम पीपल माइट टीच यू कि ग्रेडियंट से भी हो जाएगा, एंड दैट इज ट्रू। ग्रेडियंट से कुछ सुपरलेटिव केसेस हो सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट्स देयर इज नो पॉइंट इन अपने मार्क्स गंवाने का, ठीक है। तो जो भी चीज रेशियोज हैं, जस्ट टेक सॉल्व इट लाइक अ रेशियो, ठीक है जी। उसमें आपकी कोई पकड़ नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है इस पॉइंट पे, ठीक है जी, तो वो कैसे निकलेगी? दैट विल बी वर्कड आउट यूजिंग V1 अपॉन I. सिंपल, ठीक है जी। हो सकता है आपको ये वोल्टेज और करंट की एक्सिस फ्लिप करके देते, I उधर देते, V उधर देते, तो वो फिर भी काम उसमें होता था। आप वोल्टेज उठाते यहां से, करंट उठाते इधर से, फॉर्मूला में डाल देते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्सिस कैन बी फ्लिप्ड as long as you can read off the values, just take one value and then plug it in the formula. रेशियो का बेसिक मतलब ये है, ठीक है। इसमें कोई भी प्लीज 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 ग्रेडियंट लगा के नहीं आना, ठीक है। मैं हर साल बताता हूँ, लेकिन ये चीज करते हुए फॉर सम रीजन जो है वो सब फिर से दोबारा से कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। तो इसको अपने दिमाग में बिठा ले। रेशियोज को हम सिर्फ आज से रेशियोज की तरह सॉल्व करेंगे, रेट्स को हम सिर्फ ग्रेडियंट से सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। कोई आपको कुछ बता भी देना कि इसमें फिर भी रेट्स हो जाएगा, फिर भी रेशियो हो जाएगा, फॉरगेट इट, भूल जाओ, नहीं सुनने की जरूरत। रेशियो है, रेशियो लगाओ, रेट है, रेट लगाओ, खत्म कहानी, ठीक है। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट शॉर्टकट्स अपने लिए। अच्छा, ना ये तो हमने चीज डिस्कस कर ली, बट वी हैव नो आइडिया व्हाट बेसिकली रेजिस्टेंस इज। तो रेजिस्टेंस को पहले क्लियर कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है एंड हाउ डज इट अराइज, ठीक है जी। और फिर लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉर्चरस एग्जांपल ऑफ किलिंग अ पर्सन। सो रेजिस्टेंस, अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस एज द नेम इंप्लाइज इट इज अ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस, या यू कैन कॉल इट इंड्योरेंस। इंड्योरेंस नहीं बोलेंगे, हिंड्रेंस ही बोलेंगे। हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज। So it's basically hindrance to the flow of charge. That's what basically your resistance is, or obviously this is a scalar and measured in ohms. Scalar measured in ohms. अच्छा, now to understand resistance in a bit more detail, ठीक है जी, ये है क्या, ये क्या चीज है क्या नहीं। एक तो यू ऑल्सो आई जस्ट टॉट यू दैट ऑन द प्रीवियस पेज, तो ये भी जस्ट इधर रिकॉल करते हुए जब पीडीएफ पढ़ रहे हो तो ये दिमाग में आ जाए कि वोल्टेज और करंट का क्या है, बेसिकली रेशियो है ये, ठीक है। दूसरा बात ये है कि रेजिस्टेंस, नाउ वी गोइंग टू डाइव डीप इनटू कुछ फॉर्मूलाज इसके, कुछ रिलेशनशिप्स इसके, और कुछ बातें समझेंगे इसमें कि ये होती मतलब आती कहां से रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज कॉज्ड बाय लैटिस वाइब्रेशंस,
lattice vibrations. Now, what do we mean by lattice vibrations? And let's try to understand what these lattice vibrations are. अच्छा, basically क्या होता है? Let's say you have this length of conductor. ठीक है जी, ये आपका let's say एक metal का wire है. I'm purposely drawing it quite fatter, मतलब इस तरह से दिखा रहा हूँ कि I'm looking at it from very very close. ठीक है जी, and obviously it will have many positively charged nuclei in itself, मतलब बहुत सारे इसमें nuclei होंगे, है ना? You will have nuclei over here. इधर भी nucleus. I am drawing them a bit separated, but obviously solid है तो सब चीजें closer together होंगी. But I just want you to give you guys a bit of perspective. अच्छा, तो होता क्या है कि you all know because of your kinetic model theory, ये जो लैटिस है, मतलब ये जो सॉलिड पॉजिटिव कैटायंस हैं, जो पॉजिटिव कैटायंस हैं इसमें, वो क्या कर रहे हैं? They're always vibrating. They're always vibrating because of the kinetic model theory. They're always moving. So this is basically your lattice vibration. This ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो आपके पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं, दे आर ऑलवेज इन मोशन, दे आर ऑलवेज वाइब्रेटिंग. ठीक है जी. तो अब इसमें से होता क्या है? इसमें से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन भेजता हूं, देन आई डू ट्राई टू सेंड एन इलेक्ट्रॉन थ्रू इट, मतलब इसमें से एक करंट फ्लो करवाने की कोशिश करता हूं. तो ऑब्वियसली दैट करंट, उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. तो वो करंट ऑब्वियसली उसकी चाहत ये है कि मैं इस पॉजिटिव, इसमें लाइक आई गो एंड कोलाइड विद दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज, आपने इसके अक्रॉस एक वोल्टेज भी लगाया होता है, मतलब आप इसको इतनी एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को कि ये यहां से यहां तक आ जाए. इट ट्रैवल्स थ्रू दिस होल थिंग एंड कम्स ओवर हियर. ठीक है. अब ऑब्वियसली बीच में अब क्या होगा? जैसे समझो बैरियर्स की तरह काम करेंगे. तो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी ये खा जाएगा क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, फिर कुछ इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कुछ एनर्जी ये खा जाएगा, फिर ये कुछ खाएगा, फिर कुछ खाएगा, फिर कुछ खाएगा, फिर कुछ खाएगा, फिर कुछ, मतलब दीज आर लाइक हिंड्रेंसेस, कुछ बैरियर्स बीच के रास्ते. जैसे गाड़ी चल रही है, इफ गाड़ी चल रही है, सामने बैरियर है, तो गाड़ी को मुड़ के उसके अंदर से आगे से निकलना पड़ता है. फिर आगे कोई और बैरियर आ गया तो उसमें से, मतलब जो वो गाड़ी की स्पीड को रोकने के लिए जो स्पीड बम्प्स होते हैं या स्पीड ब्रेकर्स होते हैं या जो बैरियर्स लगाए होते हैं रोडों पे, तो बेसिकली ये पॉजिटिव कैट आयंस भी यही काम कर रहे हैं. और बड़ी बात क्या है? ये वाइब्रेट कर रहे होते, दे आर वाइब्रेटिंग. एक तो प्रॉब्लम वैसी है, वैसे अगर ये फिक्स्ड भी होते तो इलेक्ट्रॉन को वैसे भी मसला होने वाला था, वैसे भी अट्रैक्ट होगा उसमें, राइट? इट विल ऑब्वियसली गेट अट्रैक्टेड टू देम. दूसरी बात ये है, मसला ये है, ये पूरा लैटिस भी वाइब्रेट कर रहा है. मतलब क्या? मतलब ये वाइब्रेट कर रहा है, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जानने की कोशिश भी करेगा तो उसको धक्के पड़ेंगे, राइट? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव कैटायन कुछ पॉइंट पे आके जब ये वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा करीब हो जाएगा, फिर कुछ पॉइंट पे ज्यादा दूर होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे धक्के पड़ेंगे, ऐसे लगेगा एकदम से खींच खींच, बहुत ज्यादा जोर से कोई खींच रहा है मुझे, फिर छोड़ दिया, फिर बहुत जोर से खींच रहा है, फिर छोड़ दिया, फिर बहुत जोर से खींच रहा है, फिर छोड़ दिया. मतलब बिकॉज ऑफ दीज लैटिस वाइब्रेशंस एंड बिकॉज ऑफ दीज न्यूक्लियाई हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फ्लोइंग इट. ठीक है. बट ऑब्वियसली ये वो आपकी गाड़ी वाला सीन नहीं है, रोड वाला सीन नहीं है. Obviously the same thing is happening but on a smaller scale and it's much more efficient than whatever we do on the roads. ठीक है. गाड़ी रोड पे बैरियर से लेके जाने में थोड़ी बहुत अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है और जो हमें टाइम लगता है. इलेक्ट्रॉन के लिए भी वही कहानी है, बट द टाइम इज अ लॉट स्मॉलर एंड जो स्केल है दैट्स आल्सो वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है. और उसमें जो आप गाड़ी को एनर्जी दे रहे हो और इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी को एक्सेलरेट करना, दैट्स बिग डिफरेंस ओवर देयर. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, atoms are always vibrating. These atoms always will have a positive nucleus in them, and that is causing the electron to face difficulty to flow in a straight path, to flow easily through it. Actually, now I want you to learn, I want you to understand a very important useful relationship, and that is that R is directly proportional to length. What do I mean by that? I mean by that कि भाई देखो, let's say this is your length L. Let's say this was your length L. Now what is going to happen if I grab this and I double the length? अगर मैं लेंथ डबल कर दूं तो क्या होगा? एक सेकेंड. अगर मैं लेंथ डबल कर दूं तो क्या होगा? तो अब जो एक लैटिस से जाना पड़ता था पहले इलेक्ट्रॉन को, अब उसको वैसे ही दो लैटिस से जाना पड़ेगा. ठीक है. तो बेसिकली लेंथ बढ़ाने से you're going to increase the number of positive nuclei in its way, and therefore also obviously going to increase the problems being caused by lattice vibrations. तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के. ठीक है जी. आई होप ये बात समझ में आ रही हो कि रेजिस्टेंस इज कॉज्ड बाय लैटिस वाइब्रेशंस, और लेंथ के होने, ज्यादा लेंथ होने की वजह से रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज करती है. एनी प्रॉब्लम्स स्टिल हियर? No, actually. Now, as we've done before, R is directly proportional to length.
if r is directly proportional to length, then I can remove the proportionality sign and I can introduce a constant. ये constant क्या है? We have absolutely no idea. हम इस constant को कभी define करने नहीं गए हैं. होगा obviously direct proportion आने के बाद कोई ना कोई constant तो आ रहा है, but we don't know what this constant is. ठीक है जी. तो what still we can do, r1 upon l1 will equals to r2 upon l2 लगा सकते हैं, राइट? तो r upon l k के बराबर होगा, इसी तरह r2 upon l2 भी k के बराबर होगा, r3 upon l3 भी k के बराबर होगा. गिवन दैट नो अदर फैक्टर इज चेंजिंग, सिर्फ लेंथ अगर चेंज कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज कर रही है, तो देन यू कैन यूज दिस रिलेशनशिप एंड देन यू कैन वर्क आउट योर रेजिस्टेंस. मतलब एक रेजिस्टेंस पता है, एक लेंथ पता है, दूसरी की लेंथ पता है, दूसरी रेजिस्टेंस भी पता, निकाल लो, ठीक है. बट दिस इज ओनली फॉर व्हेन द लेंथ इज चेंजिंग. व्हाट इज दिस कांस्टेंट के? नो वन हैज एनी आइडिया कांस्टेंट के क्या है, हमने कभी इसको डिफाइन करने नहीं गए. अच्छा, this is the first relationship that you need to know. The second relationship that you need to know is R is directly proportional to temperature. R is directly proportional to temperature. And what does that mean? That means कि अब देखो इस दफा मैं length increase नहीं कर रहा. Let's keep the length same. If I'm going to keep the length same, and if I now increase the temperature, because of increasing the temperature, what am I going to increase? I am going to increase the lattice vibrations. मेरी lattice vibrations increase हो जाएगी. मतलब अगर शुरू में ये न्यूक्लियाई नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे यूं हिल रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे going to be moving like this. ठीक है जी. I don't know if it's animating properly for you guys, लेकिन the movements are going to be a lot faster and a lot more vicious. तो एक इलेक्ट्रॉन जो बेचारा जो है इसमें से जाने की कोशिश कर रहा है, टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से लैटिस वाइब्रेशंस इंक्रीज करेंगी और उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को और धक्के खाने पड़ेंगे और उसको बैरियर्स में से जो है वो जाने में प्रॉब्लम होगी और एनर्जी उसकी इस काम में निकल जाएगी कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने की कोशिश कर रहा है. सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल इंक्रीज द लैटिस वाइब्रेशंस. सिमिलरली जैसा हमने पहले किया, if r और t directly proportional है, so I can say r upon t या फिर r will equal to kt. Once again, we have no idea what this k is, and this k is not the same as this k. Length वाला k कुछ और है, इस वाले proportion का k कुछ और है, इस वाले proportion का k कुछ और है. We have no idea what these k's are. ना हम इनको define करने को गए आज तक, ठीक है. But we can still use the relationship r1 upon t1 shall equals to r2 upon t2. ठीक है. What is this for? This is for के आपका सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, ठीक है. आपने लेंथ चेंज नहीं करी, आपने कोई और फैक्टर चेंज नहीं किया जो रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है, आपने सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करनी. अगर सिर्फ टेम्परेचर जुड़ा है तो फिर ये लगा सकते. एक रेजिस्टेंस पता है, एक टेम्परेचर पता है, दूसरी रेजिस्टेंस पता है, टेम्परेचर निकालो. दूसरा टेम्परेचर पता है, दूसरी रेजिस्टेंस निकालो. तो यू कैन यूज दिस आल्सो, ठीक है. बट ध्यान क्या रहे, ये कांस्टेंट्स पता नहीं है क्या कांस्टेंट्स है, ठीक है. These constants are, मतलब हम we physicists did not bother about knowing these constants. हमने कोई वैल्यूज इनके लिए बताई भी नहीं, ना कोई हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करी, ठीक है. और दूसरी बात ये जो निकाल रहे हो ये सारे रिलेशनशिप्स, ये सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ अगर लेंथ चेंज करे. ये किसके लिए है? ये सिर्फ इसके लिए जब टेम्परेचर चेंज कर रहा है, ठीक है जी. उसको दिमाग में रखिएगा. अच्छा, एंड नंबर 3, आई नीड अ बिट मोर स्पेस ओवर हियर, सो लेट्स शिफ्ट दिस टू द लेफ्ट. नंबर 3, r upon l equals to r upon t. No, इस बार it will not be valid. वो इसलिए valid नहीं होगा. I'm going to show you why. This, for example, समझो ये कोई k1 है. This is some k2. ठीक है जी. ये वाला जो k2 है ना, ये इस k1 का नहीं है, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल में कौन से प्रोपोर्शन पढ़े? लेट्स से you have studied force is directly proportional to extension, right? Force is directly proportional to extension. ठीक है. नाउ इसके ऊपर जब हटाते हो तो ये जो कांस्टेंट आता है, ये आता है स्प्रिंग्स कांस्टेंट. दिस इज अ स्प्रिंग्स कांस्टेंट, ठीक है. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. अगर फॉर एग्जांपल समझो कि ये एक, जैसे मैंने उधर बात करी थी, अब देखो फोर्स इक्वल्स टू के ई. अब याद करो क्या था वो, E equals to F into delta L upon area into L, ठीक है जी. Let's make this understand over here. So अगर मैं इधर से, I can't make it subject.
सैड। अच्छा खैर, मेरे पास समझने की बात क्या है, देखो एक फॉर्मूला जो डिफाइंड होता है, जैसे F इक्वल्स टू के ई, इसका स्प्रिंग्स कांस्टेंट ये जो K है, दिस इज द स्प्रिंग्स कांस्टेंट, दिस इज ओनली लोकलाइज्ड टू दिस इक्वेशन, ठीक है, मतलब ये जो K है ये इस वाली इक्वेशन का K नहीं, ठीक है जी। सिमिलरली जो R और L को डिफाइन करने वाला, यानी उनका प्रोपोर्शन डिफाइन करने वाला जो K है, दैट इज नॉट द सेम एज R और T वाले प्रोपोर्शन को डिफाइन करने वाला K। ये K कुछ और चीज है, ये के कुछ और चीज, हाँ है कांस्टेंट, लाइक फॉर व्हाट डू आई मीन बाय कांस्टेंट, यस अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इफ इट्स द सेम मटेरियल, सारे फैक्टर्स अगर सेम है लेंथ के अलावा, तो ये 3 ही रहने वाला है। अगर इसकी वैल्यू लेट्स से 5.9 है, अगर सारे फैक्टर्स सेम है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो फिर ये कांस्टेंट रहेगा 5.9 ही रहेगा। तो कांस्टेंट है, हर प्रोपोर्शन का एक कांस्टेंट हो सकता है, गिवन दैट इट्स बीइंग लोकलाइज्ड टू दैट प्रोपोर्शन ही, ठीक है। जब भी स्प्रिंग्स कांस्टेंट, हमने क्या बात की, स्प्रिंग्स कांस्टेंट सिर्फ स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट है, कोई और अगर स्प्रिंग उठा के ले आए तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ और होगा। तो between different formulae you will also have these constants, but all of these constants are different। अगर फॉर्मूला डिफरेंट है तो उनके कॉन्स्टेंट्स भी डिफरेंट आएंगे, लाजमी डिफरेंट आएंगे, ठीक है, सही है। अच्छा एंड और क्या लास्ट क्या चीज थी हमारी, लास्ट चीज हमारी ये थी, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस डायग्राम अगेन, and the last thing that you guys need to remember is that R is inversely proportional to area, R is inversely proportional to area, ठीक है जी। नाउ व्हाट डज दैट मीन, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से यू हैड दिस लेंथ L और इसमें से इलेक्ट्रॉन जाने दे रहे हो, ठीक है, एंड लेट्स से ये जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा था, लेट्स से दिस हैड अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, वैसे तो कोई तार रेक्टेंगल होता नहीं है, बट लेट्स से इट वाज अ रेक्टेंगल, ठीक है जी। सो लेट्स से इसका एरिया जो था वो इतना था, दिस वाज द एरिया, ठीक है। इफ आई टेक दिस थिंग ही एंड नाउ लेट्स इंक्रीज इट्स एरिया, अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं, so what's going to happen, the thing that is going to happen is के now yes, now what do you need to understand कि एरिया के इंक्रीज करने की वजह से क्या, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम क्या होती थी, जैसे ऑब्वियसली देखो क्या होता है कि अगर रोड बहुत ज्यादा चौड़ी होती है ना, तो उसमें 4 लेने बन सकती है, मतलब कार्स कैन गो इन 4 लेन्स, यू कैन हैव अ कार ओवर हियर, यू कैन हैव अ कार ओवर हियर, यू कैन हैव अ कार ओवर हियर एंड यू कैन हैव अ कार ओवर हियर। ये बेसिकली इस बात के मुतरादिफ है कि आपका एरिया बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को जो एरिया जो आपने दी है, जो डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी दी है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है फ्लो करने के लिए, वो ज्यादा दिया हुआ है। लेकिन सिमिलरली कोई जो है, सपोज करो बीच रास्ते में 2 अंकल खड़े होके जो है वो बीच रास्ते में खड़े होकर लड़ना शुरू हो गए, तो वो जो है, और ये मतलब ये जो 3 लेने थी, यहाँ पे ये खड़े होके 2 अंकल जो है वो लड़ रहे हैं, तो अब सब गाड़ियों को कहां से गुजरना है, अब इस छोटे से एरिया में से गुजरना है, राइट, दे हैव टू गो थ्रू दिस स्मॉलर एरिया, तो जाहिर बात है फिर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, फिर पता नहीं कितने मीलों तक जो है वो ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के साथ भी पूरी रोड वाली कहानी, इफ आपका एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जगह है, वो अपनी मर्जी से चूज करे अपना पाथ, जल्दी जल्दी निकले। जैसे खुला रोड होता तो हम बहुत सारी लेने चेंज कर करके स्पीडिंग करके भी गाड़ी निकाल लेते हैं, लेकिन वही रोड जो है वो 2 अंकल बीच रास्ते में खड़े होकर लड़ना शुरू हो जाए, रोड की जगह खत्म कर दे, तो वही सारी गाड़ियां फिर एक छोटे से पतले से रोड, या फॉर एग्जाम्पल कोई जो है वो हुकूमत जो है वो कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे रही है, पूरा रोड ब्लॉक करके जो है, जैसे बलोच फ्लाईओवर में किया था, सिर्फ जो है वो नीचे मेटल की वो डालने के लिए उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था। खैर वो किया उन्होंने और फिर एरिया कम कर दिया, अब सारी गाड़ियां, अब है तो वो रोड इतना ही बड़ा, लेकिन एरिया कम करने की वजह से क्या हुआ, जो गाड़ियां पहले 4 लेनों में चल सकती है, अब 4 लेनों में, अभी सबको 1 लेन में से जाना है, अब उतनी ही गाड़ियां मैं उठा के 1 लेन में से गुजारना शुरू कर दूं, तो ये जो है वो मसला होगा, ठीक है जी। अच्छा अलमा कह रही है बट एरिया इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव आयंस भी तो इंक्रीज होंगे। यस अलमा, यू आर करेक्ट, यू आर 110% करेक्ट कि एरिया इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव आयंस भी इंक्रीज होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वे कि जैसे देखो, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना कि खुला रोड होता है तो हम लेन्स भी चेंज कर करके, लाइक मतलब हम जब स्पीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो
बहुत अगर 4 लेन्स हैं एंड खुला रोड है, तो फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी यहाँ पे बहुत स्लो जा रही है, देन देयर इज अ गाड़ी इधर जा रही है जो गाड़ी, और एक गाड़ी इधर आ रही है और एक गाड़ी इधर, तो क्या करते हैं हम, वी गो लाइक दिस, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर दी स्लो कार्स, वी विल जस्ट चेंज लेन्स एंड गो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी ये कर सकता है, इट कैन चूज द इजीएस्ट पाथ टू फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स ये करते हैं, वो कर सकते हैं ये, उनको जहां से जगह मिलेगी वो वहां से घुस घसीट के निकल आए, ठीक है जी। तो इफ यू हैव ए हायर एरिया, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। सबसे पहले क्या, बिकॉज ऑफ दिस डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ये आपको फ्रीडम में मिल गया, मतलब जैसे हमें फ्रीडम मिल गया स्पीडिंग करके हम निकाल लें, इलेक्ट्रॉन को भी फ्रीडम मिल गया। एरिया बढ़ाने की वजह से क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन कैन नाउ चूज इट्स कन्वीनियंट मोस्ट कन्वीनियंट पाथ। अब उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी, राइट। अगर वो लेन्स चेंज भी करता तो उसके फॉर एग्जाम्पल समझो ये 2 लेने थी जिसमें वो चेंज कर, अब क्या है, अब उसके पास ये 3 लेने आ गई फॉर एग्जाम्पल जिसमें वो जा सकते, तो इट विल डेफिनेटली हैव एन ईजियर, मतलब एक इसके लिए आसानी हो जाएगी कि यहां से यहां पहुंचने में, राइट। और इसी केस में ही इसको थोड़ी सी मुश्किल होगी, पहुंच तो जाएगा वो इधर से उधर भी, जैसे फॉर तंग रोड भी होती तो कभी ना कभी तो हम घर पहुंच ही जाते हैं, हम ऑफिस पहुंच ही जाते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है हमें, ख्वारी हमारी ज्यादा लगती है, ठीक है। तो एरिया इंक्रीज करने की वजह से यू गिव द इलेक्ट्रॉनिक फ्रीडम, वो आराम से फिर निकल जाता है, ठीक है जी। यू आर 110% करेक्ट, पॉजिटिव आयंस भी इंक्रीज होंगे, but electrons can do that, they have this special characteristic, ठीक है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, सो नाउ ये वाला, अगर आपने टेम्परेचर और लेंथ को नहीं छेड़ा, मतलब आपने टेम्परेचर और लेंथ को कतई तौर पे नहीं छेड़ा है, तो फिर क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन नाउ अगेन यूज दिस रेशियो एंड यू कैन यूज R1A1 विल इक्वल्स टू R2A2, राइट। एरिया इनवर्स में था तो मैंने ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, so R1A1 equals to R2A2, given what, given आपने सिर्फ एरिया ही चेंज किया, आपने लेंथ और टेम्परेचर को नहीं छेड़ा। इसमें टेम्परेचर वाले में आपने लेंथ और एरिया को नहीं छेड़ा, इसमें आपने एरिया और टेम्परेचर को नहीं छेड़ा, ठीक है जी। फिर बैटरी में भी रेजिस्टेंस होगी चूंकि उसमें भी पॉजिटिव आयंस होते हैं, यस अब्दुल्ला, बैटरी में भी एक रेजिस्टेंस होती है, एंड यूर 110% करेक्ट, और ए लेवल के कोर्स में वो चीज आपके कोर्स में है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट काफी आगे जाके, ठीक है, वो समझो आखिर की चीजों में है, ठीक है। अच्छा, so R1A1 will equals to R2A2, ठीक है जी। So these are your 3 things regarding resistance, these are 3 important relationships that you need to know, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई एम गोइंग टू फिल दिस पीडीएफ बाद में, लेकिन अभी मेरे लफ्जों पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, तो मैं बाद में लिख दूंगा इसको, ये वाला ओनली व्हेन अदर फैक्टर्स आर नॉट चेंज, सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है, ये वाला ओनली व्हेन लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये वाला ओनली व्हेन लेंथ और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये तीनों क्या है, एक अपने अपने लिए लोकलाइज्ड, किसी और चीज को चेंज नहीं करो, सिर्फ इस चीज को चेंज करोगे तो परिणाम से निकाल लो, ठीक है जी। सो ये आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा इन योर कोर्स यू ऑल्सो हैव वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, और वो ये है कि आपको क्या पता, आपको पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड यू ऑल्सो नो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो वी कैन बेसिकली यूनिफाई दीज टू, हम इन दोनों को यूनिफाई कर सकते हैं, R is directly proportional to length upon area, and then you can remove this and you introduce a constant that is known as the resistivity. ये क्या है, this is resistivity। अगर मैं लेंथ वाला और एरिया वाला रेशियो यानी प्रोपोर्शन मिला दूं और फिर रेजिस्टेंस लिख दूं, तो जब उस प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है हम उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, दिस इज बेसिकली कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल, यानी कॉपर की रेजिस्टिविटी एक ही आएगी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी एक ही आएगी, गोल्ड की रेजिस्टिविटी एक ही आएगी। तो ये आता है आपके पास रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी जो है वो आपकी कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल एंड कांस्टेंट फॉर अ टेम्परेचर, फॉर ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है जी। सो ये बात आपने इंपॉर्टेंट रखनी है दिमाग में, ये आपका मोस्ट पॉपुलर रेशियो है, अक्सर और बेशतर सवाल आपको इसी में पूछे जाएंगे। क्यों, आपको क्या करेंगे, आपको लेंथ और एरिया दोनों चेंज करके देंगे, आपको लेंथ और एरिया दोनों चेंज करके देंगे, तो आप फिर ये वाला इस्तेमाल करोगे, और फिर जो इसमें जो कांस्टेंट आएगा वो रेजिस्टिविटी आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसको, आई एम गोइंग टू डू अ क्वेश्चन ऑन दिस, बट ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट क्या है, एक मटेरियल कॉपर के लिए कांस्टेंट है, सिल्वर के लिए कांस्टेंट है, गोल्ड के लिए कांस्टेंट है उसका, ठीक है जी। और दूसरी बात ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे, ठीक है जी। ये सिर्फ कब इस्तेमाल होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और मटेरियल कांस्टेंट है, तब हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दिस रेजिस्टिविटी लॉ, और यूजिंग दिस रिलेशनशिप हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता है ऑब्वियसली, अगर ये आपने ऐसे लिखा है, सो R1A1 अपॉन L1
shall equals to the resistivity. अगर same material same temperature, so you can make this R2A2 upon L2 as well, and then you can solve this using this. एक question जो है वो हम नमाज के बाद करेंगे, and then have a discussion on a human killing experiment as well. ओके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने ऊपर एक रिलेशनशिप पढ़ाया है कैसे आता है कैसे नहीं आता, ये मैं बड़ा सिंपल से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वैसे भी क्वेश्चंस देखेंगे हमने इतने वहां पे कर लिए हैं, कौन से वाले चैप्टर में, कौन से चैप्टर को, डिफॉर्मेशन सॉलिड्स हमने तो वहां पे कर लिए हैं कि ये चीज यहाँ पे वैसे भी क्लियर होगी। बस थोड़ा सा वो चीज रिविजिट करके थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे जिन बच्चों ने डिफॉर्मेशन सॉलिड्स की वर्कशीट सबमिट करवाई थी, सरप्राइजिंगली इट वाज रियली गुड अटेम्प्ट सबसे, ठीक है, लाइक वेरी गुड अटेम्प्ट्स। कंपैरिजन क्वेश्चन तो सबके बहुत अच्छे थे। तो अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज रेजिस्टेंस आर, ठीक है जी। एक कॉपर वायर है लेंथ एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का, उसकी रेजिस्टेंस है आर, ठीक है जी। सो लेट्स मेक दिस कॉपर वायर, यू हैव दिस कॉपर वायर, तो ये हमारे पास कॉपर वायर है, इसकी लेंथ एल है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है जी। सो दिस एरिया इज ए। नाउ व्हाट डू, वी गेट अनदर कॉपर वायर। हमने एक और कॉपर वायर लिया और फिर हमने उसके साथ क्या किया, हमने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया है। वी हैव इंक्रीज्ड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी हमने लेंथ हाफ कर दिया, ठीक है जी। सो लेट्स इंक्रीज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड उसकी लेंथ, ठीक है जी। सो अब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज 2a, दिस इज 2a एंड दिस इज लेंथ l अपॉन 2, ठीक है जी। ना इन दीज क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पॉपुलर रेशियो जो है वो आपका वो ये वाला है, आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। और जब भी ऐसा होगा, जब लेंथ और एरिया दोनों साथ चेंज कर रहे हैं, तब आप जो है वो ये वाला लो, ठीक है जी। अच्छा ना, ये बात दिमाग में रखो। क्या बात दिमाग में रखो कि सपोज करो वो आपको बोलते कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड अनदर कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल बट क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, मतलब लेंथ सेम रखी, एरिया चेंज कर दी। तब भी आप कोशिश क्या करना, आप यही वाला इस्तेमाल करो, ठीक है जी। जब भी आपको लेंथ और एरिया दोनों दिए हुए ना, इवन इफ वन ऑफ द थिंग्स इज रिमेनिंग कांस्टेंट, स्टिल ट्राई टू यूज दिस वन, ठीक है जी। वो क्यों, वो इसलिए बिकॉज मटेरियल के लिहाज से जो है ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। तो अक्सर और बेशतर वो आपको मटेरियल कांस्टेंट करके देंगे, तो उस केस में आप जो है वो क्या ले सकते हो, यू कैन टेक दिस रेजिस्टिविटी टू बी अ कांस्टेंट, ठीक है जी। फॉरगेट द पॉइंट, इवन इफ क्या हो, अगर जो है वो लेंथ फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में सेम देता मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर, तब भी आप कोशिश करोगे कि अगर एरिया और लेंथ दी गई है, दोनों दी में, तो यूज दिस ही। क्यों, बिकॉज इसमें मटेरियल की वजह से कांस्टेंट आता है, ठीक है जी। वो जो कांस्टेंट्स हैं वो हमें पता नहीं है, वी फिजिसिस्ट डिड नॉट बॉदर अबाउट देम, हमने उनको ढूंढने की कोशिश करी, हमने कुछ और करने की कोशिश की, ठीक है। वो कांस्टेंट्स हैं, उनकी डोमेन्स अलग हैं, कहाँ कहाँ वो कांस्टेंट्स हैं। जब तक आपको लेंथ और एरिया दिया हुआ है और दोनों चीजें दी हुई है, तो चाहे उनमें से एक चीज कांस्टेंट भी रह रही हो, स्टिल ट्राई टू यूज दिस रिलेशनशिप, ठीक है जी। देखोगे वो वैसे भी वो हो जाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जस्ट फॉर द सेफ साइड यही है मोस्ट पॉपुलर है, तो हमेशा अक्सर बेशतर यही आता है, ठीक है। एंड दे विल बी ऑब्वियसली चेंजिंग बोथ थिंग्स फॉर यू, ठीक है। जस्ट एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कभी कभार जो है वो कुछ और अज्यूम करते हुए कुछ गलतियां हो जाती है, तो डोंट डू दैट मिस्टेक। आर इक्वल्स टू एल अपॉन ए, अगर एल और एरिया दोनों दिए में, तो वही इस्तेमाल करो, वही बार बार इस्तेमाल करो, ठीक है जी। अच्छा, तो हमें पता है आर जो है वो रो एल ओवर ए होता है, ठीक है जी, दैट इज रो एल ओवर ए। अच्छा, दूसरी बात ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ये वाला जो फॉर्मूला है, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ प्रोपोर्शंस के लिए था, या इसमें से प्रोपोर्शन डिराइव करना था हमें। दे कैन ऑल्सो गिव यू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, उसके हिसाब से भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, या आपको बोले रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालो, तो यू शुड बी एबल टू दैट, ठीक है जी। तो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए एंड देन वी यूज दिस एज R1A1 अपॉन L1 शैल इक्वल्स टू R2A2 अपॉन L2, ठीक है जी ना। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आपने रो को कांस्टेंट बना के आपने दोनों चीजों को इक्वेट कर दिया। अब आपको एक की सारी चीजें पता है, एक की रेजिस्टेंस पता है, वो रेजिस्टेंस थी आर, एक का जो है वो आपको एरिया पता है, वो एरिया ए था, एक की आपको लेंथ भी पता है, वो क्या थी, वो एल थी। दूसरे वाले का आप क्या ढूंढ रहे हो, आप आर टू ढूंढना चाह रहे हो, यू ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स आर टू। उसका एरिया क्या था, उसका एरिया 2 टाइम्स ए था। उसकी लेंथ क्या थी, उसकी लेंथ पहले वाले की हाफ थी, ठीक है जी। सो आप ये देखोगे लेंथ और लेंथ कैंसिल, एरिया और एरिया कैंसिल, एंड देन यू आर गोइंग टू सी
ये 2 ऊपर जाएगा, सो R विल इक्वल्स टू 4R2 एंड देयरफॉर जो आपका R2 है वो पहले वाले की रेजिस्टेंस का फोर्थ हिस्सा है, क्वार्टर हिस्सा है, ठीक है जी। तो एक तो तरीका इसमें यह होगा जिसमें प्रोपोर्शन वाली चीज होगी, आप एक तो तरीका ये लगा सकते, ठीक है जी। ये एक तरीका है आपके कंपैरिजन वाले सवाल करने का। दूसरा वाला तरीका क्या है जो मैंने आपको आई थिंक ज्यादातर इस चैप्टर से पहले ज्यादातर फोकस करवाया था, वो क्या फोकस करवाया था, दूसरा ऑल्टरनेट तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउ यू नो R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, है ना। अच्छा R2 भी क्या होगा, R2 भी रो एल अपॉन ए होगा, बस उसका जो है रो तो वही है, उसकी लेंथ एल अपॉन 2 है और उसकी जो एरिया है वो 2a, राइट। सो ये R2 क्या बन जाएगा, ये R2 बन जाएगा रो एल अपॉन 4a, ठीक है जी। एंड देन आई टोल्ड यू कि आपको नजर आ रहा है ये रो एल ए अपॉन आर था, सो बेसिकली इसमें से ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज आर हो जाएगी। सो बेसिकली देन यू कैन ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम ओवर हियर कि आर अपॉन 4। तो ये दो अलग तरीके हैं कंपैरिजन वाले सवाल करने के। हमने आई एम प्रीटी श्योर डिफॉर्मेशन सॉलिड में दोनों तरीके देखे थे, एटलीस्ट जिस दिनों में जो है वो वर्कशीट सबमिट करवाई थी तो मैंने दोनों तरीके होते हुए देखे थे। यू कैन यूज आइदर ऑफ देम, या तो प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के उन दोनों को इक्वेट कर दो, एक वो तरीका है, या तो एक ये तरीका है, पहले ये देखो एक चीज है क्या, फिर दूसरे वाले की डिफाइनिंग इक्वेशन बनाओ और उसमें पहली वाली चीज सब्स्टिट्यूट कर दो। बोथ तरीके आर वैलिड, जैसे जिस तरीके से जिस क्वेश्चन में आसानी हो आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? एंड ऑब्वियसली ये मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल सवाल किया है, अक्सर और बेशतर वो एरिया नहीं देंगे आपको, डायमीटर देंगे, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अज्यूम करके डायमीटर से एरिया निकालेंगे, फिर करेंगे सारी चीजें जो हमने उधर किया है डिफॉर्मेशन सॉलिड्स में। सही है, कैन वी मूव ऑन? लेट्स डू अ 10 मिनट की डिस्कशन, अच्छी मजे की डिस्कशन। ओके जी, नाउ बैक टू द डिस्कशन, इज इट द वोल्टेज दैट किल्स और इज इट द करंट दैट किल्स, ठीक है जी। सो इज इट the voltage that kills or the current? Now you already know the answer is both of them hand in hand. अब हम ओम्स लॉ को थोड़ा सा और देखते हुए इस बात को समझते हैं, by both of them hand in hand, ठीक है। अच्छा now let's say this is a human being, ठीक है जी। I have got an LED आप लोगों के लिए, this is an LED, this is a light, छोटी सी लाइट होती है, ठीक है। You can get this from any electrical shop, not any, basically जो ऐसे parts जो छोटे वाले parts बेच होते हैं वो, ठीक है। And I have got a 9 volt की बैटरी, ठीक है। Now what we're going to see, we're going to assume that this thing is our human being, ये हमारा human being है, and we're going to apply a voltage on it using 9 volts. हम इस पे 9 volts लगा के will apply a voltage, ठीक है जी। So let's see, I hope you guys can see it, what happens to it. I'm going to make it a bit dark actually, ताकि कुछ चीज नजर आए। Yep, I think that's better. So actually, can you guys see it? Sir, I can't see your camera. Okay, एक second. Spotlight for everyone. स्क्रीन रख गई, स्क्रीन रख गई सच्ची में, अब चल रही है? ओके अभी बताओ, चल रही है स्क्रीन? Now it's fine. Okay, now I'm going to give this LED a voltage, ठीक है। You assume this LED is our human being, ठीक है। अच्छा, now I give this a voltage, जलती हुई नजर आ रही है सबको? It's getting very hard to put. Did everyone see it glowing? मेरा हाथ जल जाएगा इतने देर में। I will probably, yeah, okay. Now assume this is your human being, ठीक है। अच्छा, now I connect the voltage. Do you see it die? Ouch, एक second. It's getting way too hot. We'll kill this LED, ठीक है। We're going to kill this human being. Let's put a voltage, or I don't know if you guys can see, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है। It's getting dimmer, and it's not even, अब जल भी नहीं रही है। Can you guys see it? हल्की हल्की डिम हो रही है, हल्की हल्की फेड हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता से जान निकल रही है। एंड अभी मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ, यू गाइस कैन नॉट फील इट, लेकिन ये लिटरली इतना गर्म है, आई लाइक मेरा हाथ अभी मेरा हाथ काफी दफा जला है इसको पकड़ते हुए। ये बेसिकली दिस इज प्रोबब्ली अबाउट एट लाइक 60-50 और 70 डिग्री सेल्सियस, ये इतना गर्म हो गया था, ठीक है। वी गोइंग टू डू इट वन मोर टाइम, लेट्स गेट अनदर एलईडी, ठीक है जी। नाउ दिस इज बेसिकली हैपनिंग व्हेन समथिंग डाइज, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ
इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है जी। तो अगेन यू पुट दिस वोल्टेज अक्रॉस दिस एलईडी, ये वाली तो फौरन ही मर गई, इट्स नॉट इवन वर्किंग एनीमोर, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, ये चीजें मर क्यों रही हैं? एक वोल्टेज, एक 9 वोल्ट का वोल्टेज हमने जो है वो बैटरी पे लगाया, सो इट डाइड तो काफी टाइम लेके, एक तो फौरन ही मर गई फॉर सम रीजन, बहुत दिस ह्यूमन बीइंग हैड वेरी लिटिल रेजिस्टेंस, दिस ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा इसमें जान ज्यादा थी, इट इज स्टिल वार्म, अभी तक गर्म हो रहा है ये, ठीक है जी। और मैं पकड़ा हुआ था तो मुझे पता चल रहा था, मेरा हाथ काफी जला भी है। तो दीज थिंग्स कैन गेट रियली हॉट जब इस पे इनकी डिमांड से ज्यादा वोल्टेज लगा। अच्छा, नाउ दिस इज 9 वोल्ट्स, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा इसी ने इस बैटरी, इस एलईडी को मार दिया, इट लिटरली किल्ड दिस एलईडी, ठीक है। बट इफ आई प्लेस माय फिंगर्स ऑन इट, ठीक है जी, आई फील नथिंग, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, ठीक है जी। नथिंग इज गोइंग, मुझे कुछ, आई कैन, मुझे इट्स नॉट किलिंग मी, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा अभी, आई एम कंप्लीटली फाइन, आई एम कंप्लीटली इम्यून टू इट, ठीक है। सो लेट्स हैव दिस डिस्कशन कि बेसिकली ओम्स लॉ को देखते हुए what's basically going on, ठीक है जी। So the resistance of an LED, the resistance of an LED, that is approximately 13 ohms, that is approximately 13 ohms, ठीक है जी। And the resistance of a human being, resistance of a human being, मतलब मेरी स्किन की रेजिस्टेंस, ठीक है जी। मेरी स्किन की रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली, मेरी स्किन की, ठीक है, नॉट एनी अदर पार्ट ऑफ माई स्किन इज अराउंड 10,000 ohms, ठीक है जी, 10,000 ohms, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है जी। अच्छा, now for the same 9 volt let's use Ohm's law and calculate the current through the LED जो उसमें से अभी जा रहा था, and then also calculate the current through the human being, ठीक है जी। okay, now you know that V equals to IR। अब मैंने जब एलईडी पे 9 वोल्ट्स लगाए तो आई पुट ऑन 9 वोल्ट्स, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द करंट, और 13 ohms की इसकी रेजिस्टेंस थी, ठीक है जी। सो दिस बिकम्स 9 upon 13, व्हाट्स द वैल्यू दैट वी गेटिंग फॉर करंट? दैट्स 0.69, 0.7 amperes around, right? So let's say that this is approximately 0.7 amperes, ठीक है जी। एंड देन अगर मैं वही 9 वोल्ट्स अपनी फिंगर्स के क्रॉस लगा रहा था, यानी अपनी रेजिस्टेंस ऑफ 10,000 ohms, सो करंट, एंड देन आई हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 10,000 ohms, तो द करंट थ्रू मी वाज 9 divided by 10,000, so 9 into 10 to the power minus 4, right, amperes. So 9 divided by 10,000, that's 9 into 10 power minus 4 amperes. So now here's the thing, voltage and the current go hand in hand, ठीक है जी। नाउ आई एम प्रीटी श्योर सब ने ये बचपन में किया होगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट राइट नाउ, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर सब ने एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ कोई एक 9 वोल्ट बैटरी लेके अपनी जबान पे लगाया होगा, या एटलीस्ट किसी को देखा होगा करते हुए हरकत, एंड यू वुड सी कि हल्का सा आपको करंट फील होता है, यू डू फील अ करंट ऑन योर टंग, राइट? व्हाई इज दैट? बिकॉज आपकी जो टंग की रेजिस्टेंस है, आपकी जो टंग रेजिस्टेंस है, लेट्स आल्सो गेट दैट वैल्यू, करंट टंग की जो रेजिस्टेंस है इससे तो कम होगी, दिस इज स्टूपिड, इंटरनेट पे क्या आ रहा है, 7 किलो ओम्स, लेट्स से 7 किलो ओम्स या फिर 7,000 ओम्स, ठीक है जी। सो ये 1.3 into 10 to the power minus 3 हो जाए, सो दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ करंट दैट यू स्टार्ट टू फील, ठीक है जी। मतलब आपको मरने के लिए बहुत ज्यादा करंट नहीं चाहिए, एलईडी किस करंट पे जाके मरी? एलईडी 0.7 एम्पियर्स के करंट पे जाके मरी, ठीक। आपको इतना छोटा सा करंट भी आपको फील होना शुरू जाता है, मतलब इससे मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं ना तो आई एम प्रीटी श्योर आई कैन किल समवन, ठीक है जी। जैसे एज आई सेड, around 20 to 20 milliamperes is the amount of current that is required to kill a human being, ठीक है। now you see, what do you see? 9 volts across an LED did nothing, oh did a lot, मार दिया उसने LED को, but 9 volts across me did nothing, तो it's not the current that kills, ठीक है जी, it's not the current that kills, सही है, and it's not only just the voltage that kills either, क्योंकि देखो मैंने वोल्टेज सेम रखा, एक चीज मरी, एक चीज को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है जी। और देखो, what we need to understand, if you want to create a high enough current for something to die, let's say 0.7 amperes लगते हैं एक ह्यूमन बीइंग को भी मरने में और एक एलईडी को भी मरने में,
ठीक है जी. So basically, if I want to produce 0.7 amperes through an LED, I need a lower voltage, right? Why is that? Because it has a lesser resistance. लेकिन जिन चीजों की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उनमें से फिर बड़ा करंट गुजारने के लिए आपको बड़ा वोल्टेज चाहिए होता है. जब भी एलईडी 9 वोल्ट से भी डेड हो जाती है और जब आप अपना हाथ एक वॉल प्लग में डालते हो यानी 240 वोल्ट एसी में डालते हो तब आपका मरने का खदशा होता है. Right? So this is the difference. It's not just the current that kills and it's not just the voltage that kills. एक चीज जैसे एक एलईडी है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उसमें से एक स्पेसिफिक 0.7 एम्पेयर्स अमाउंट ऑफ करंट बनाने के लिए यू नीड अ वेरी लिटिल वोल्टेज, वो उसमें डेड हो जाएगी. बट एक इंसान की जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें से ही वो करंट बनाने के लिए यू नीड अ वेरी वेरी हायर वोल्टेज. ठीक है जी. सो बेसिकली it's neither the voltage nor the current, both hand in hand. क्यों? बिकॉज दोनों चाह रहे हैं किस चीज को डिफीट करना, रेजिस्टेंस को करना, डिफीट करना चाह रहे हैं. एलईडी की भी रेजिस्टेंस को डिफीट करना चाह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की रेजिस्टेंस को भी डिफीट करना चाह रहे हैं. राइट? या आप इसको सोचो, रेजिस्टेंस वो चीज है जो एक चीज को मरने से बचा रही है. रेजिस्टेंस इज द थिंग दैट इज प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डाइंग. राइट? क्योंकि वो करंट आप में से रिड्यूस कर देती है. ठीक है जी. लेकिन अगर आपको किसी चीज को मारना है तो आपका करंट बढ़ेगा. सिंपल कहानी, आप वोल्टेज बढ़ा दो उसमें से. राइट? इफ लेट्स से यू हैव अ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ करंट उसको नहीं किल कर रही है, सपोज यू अप्लाइंग वोल्टेज वी अक्रॉस इट. बट इफ यू वांट टू किल इट, क्योंकि देखो करंट आए अगर उसको नहीं मार पा रहा है, जैसे एलईडी को एक छोटे से करंट ने एक छोटे से वोल्टेज इतना करंट प्रोड्यूस करके मार दिया, लेकिन एक चीज जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, टू किल दैट यू नीड अ हायर वोल्टेज एंड दैट हायर वोल्टेज शैल प्रोड्यूस द हायर करंट. सो रेजिस्टेंस आल्सो प्लेज अ रोल इन डेथ. Resistance plays a role in protecting you from death. ठीक है जी. जब भी you must have heard, और सब लोग बोलते भी हैं, गीले हाथों से बिजली का काम नहीं करो, या स्विच को हाथ नहीं लगाओ, या सॉकेट के पास नहीं जाओ गीले हाथों के, या वॉशरूम में डोंट यूज द हेयर ड्रायर प्लग्ड इन द वॉशरूम, या शेवर जो है वो वॉशरूम में प्लग करके इस्तेमाल नहीं करो. वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज जब आपके हाथ गीले होते हैं ना तब आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जब आपकी रेजिस्टेंस कम होती है तब एक छोटा सा वोल्टेज भी आपको मार सकता है. यानी पहले जो 9 वोल्ट का वोल्टेज आपको नहीं मार पा रहा था, जो मेरे हाथों के थ्रू मुझे फील नहीं होता, लेकिन मुझे मेरी टंग पे फील होता. राइट? सो बेसिकली रेजिस्टेंस इज दैट थिंग जो आपको बचा रही है. राइट? अगर आप किसी ना किसी तरह रेजिस्टेंस के कहानी को बाहर ले जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्विमिंग पूल में तैर रहा हो, ठीक है, और उसने जो है वो डुबकी लगाई हो, और मैं उसी वक्त जो है वो स्विमिंग पूल में 2 तारे डाल दूं लाइव और न्यूट्रल की, तो वो लाजमी मर जाएगा. वो क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसके मुंह में भी पानी जा रहा होगा, उसकी नाक में भी पानी जा रहा होगा, उसकी आंखों में भी पानी जा रहा होगा, उसके कानों में भी पानी जा रहा होगा उस वक्त में. और कानों की रेजिस्टेंस, जबान की रेजिस्टेंस, नाक की रेजिस्टेंस, आंखों की रेजिस्टेंस स्किन से बहुत कम है. स्किन है आपकी 10,000 100,000 ओम्स की. ठीक है जी. आपके ये बाकी अंदर की जो कहानी है वो इतनी रेजिस्टेंस की नहीं है. तो जब आप पानी में होते हो ना, यानी आप कभी अगर फुली सबमर्ज्ड इन वाटर, उसमें और खर्चा है. वो क्यों है? बिकॉज सबसे पहले तो पानी की वजह से आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, बिकॉज पानी इज अ बेटर कंडक्टर देन योर हैंड्स. दूसरी बात ये, व्हेन यू आर इन वाटर, अ लॉट ऑफ योर लेस रेजिस्टेंट पार्ट्स आर एक्सपोज्ड टू द करंट दैट वे. तो आप में से फिर वो करंट फ्लो कर सकता है. मतलब आपको मरने के लिए सिर्फ 20 मिली एम्पेयर चाहिए है, जो एक एलईडी को चलाने के लिए चाहिए आपको. ठीक है जी. अब वो प्रोड्यूस कैसे करेंगे? अब देखो, करंट की तादाद वही है, वही 20 मिली एम्पेयर फॉर एग्जांपल एलईडी को भी मार रही है, वही 20 मिली एम्पेयर फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग को भी मार रही है. लेकिन एक ह्यूमन बीइंग में से वो 20 मिली एम्पेयर फ्लो करने के लिए आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए. क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा, उसको बचा रही है. और वही एलईडी को मारने के लिए आपको वोल्टेज कम चाहिए क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम है. बचाने वाली चीज रेजिस्टेंस है. ठीक है जी. इफ यू, और असल में हकीकत में मारने वाली चीज करंट ही है. जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक कोई चीज मरेगी नहीं. लेकिन किसी चीज में से करंट गुजारने के लिए इतना कि वो मर जाए, यू नीड अ वेरी वेरी हाई वोल्टेज. ठीक है जी. सो वोल्टेज provides the energy for the current to flow. Current flows and kills something, and resistance is there to protect something from dying. ठीक है. सो ये कहानी है हमारी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस. ठीक है जी. तो एक और चीज मैंने क्लियर करी, व्हाई डज एन एलईडी डाई फॉर लिटिल वोल्टेज बट अ ह्यूमन डज नॉट डाई. वेरी गुड. ठीक है जी. तो हमने आज जो है वो क्या करा है, वी डिड अ लॉट ऑफ डिस्कशन. फिर इंशाल्लाह कल और चीजें डिस्कस करते हैं. क्वेश्चंस भी हम कल देखना शुरू कर देंगे, and we'll start completing electricity आहिस्ता आहिस्ता.